नमस्कार। आज हम भारत के पानी के सफर पर निकलेंगे। मतलब पहाड़ों की ऊंचाई से गरजते झरनों से शुरू करेंगे, फिर मैदानों की शांत झीलों से होते हुए समंदर के किनारे बसे विशाल लेगून तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। और हमारे पास भारत के कुछ सबसे मशहूर झरनों और झीलों की जानकारी है। हाँ, और हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वे कहाँ हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि वो इतने खास क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, और शुरुआत करते हैं सबसे ऊंचे और सबसे शक्तिशाली नज़ारों से, भारत के झरनों से। तो झरनों की बात करें, हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुछ नाम तो सीधे सीधे नदी से जुड़े हैं, जैसे कपिलधारा प्रपात नर्मदा नदी पर, हाँ, और शिव समुद्रम कावेरी पर, और हुंड्रू प्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर है। लेकिन एक नाम है जोग प्रपात, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात है। क्या ये सच है? देखिए, ये एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ा का मतलब क्या है ये इस पर निर्भर करता है। अच्छा। हाँ, जोग प्रपात जो कर्नाटक में शरावती नदी पर है, वो पानी के बहाव और चौड़ाई के हिसाब से भारत के सबसे विशाल और शानदार झरनों में से एक है। इसीलिए उसे अक्सर सबसे बड़ा कह दिया जाता है। तो फिर सबसे ऊंचा कौन सा है? ये अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। जब बात सीधी ऊंचाई की आती है तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। कैसे? वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस के हिसाब से मेघालय का नोहाकालिकाई प्रपात सीधी गिरावट में भारत का सबसे ऊंचा झरना है, मतलब एक ही चट्टान से सीधा नीचे। अच्छा। जबकि कर्नाटक के ही कुंचिकल प्रपात की कुल ऊंचाई, मतलब कई चरणों में जो पानी गिरता है, वो 455 मीटर बताई गई है। तो जोग अपनी भव्यता के लिए बड़ा है और नोहाकालिकाई अपनी सीधी ऊंचाई के लिए ऊंचा है। ये तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया। मैंने सुना है कि भारत में एक नियाग्रा फॉल्स भी है। ये क्या सिर्फ एक आकर्षक नाम है या? नहीं नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं है, इसके पीछे एक वजह है। वो क्या है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर बना चित्रकूट प्रपात अपनी चौड़ाई के लिए जाना जाता है, खासकर मॉनसून में। उसका जो आकार है वो घोड़े की नाल जैसा है और पानी का फैलाव बहुत ज्यादा है, तो वो देखने में उत्तरी अमेरिका के नियाग्रा फॉल्स जैसा लगता है। कमाल है। और भी कुछ झरने हैं जिनके नाम ही उनकी कहानी बता देते हैं, जैसे गोवा का दूध सागर प्रपात। हाँ, दूध सागर का मतलब ही है दूध का सागर। जब वो झरना पूरी रफ्तार से बहता है तो पानी इतना सफेद और झागदार होता है कि लगता है मानो पहाड़ों से दूध की नदी बह रही हो। वाह। और ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर भेड़ा घाट की संगमरमरी चट्टानों से गिरने वाला धुआंधार प्रपात है। पानी जब जोर से गिरता है तो एक धुंध सी छा जाती है, जैसे धुआं उठ रहा हो। इसीलिए उसका नाम धुआंधार पड़ा। वाह, झरनों की दुनिया तो सच में कमाल की है। अब पहाड़ों से उतरकर जमीन पर आते हैं और झीलों की दुनिया में गोता लगाते हैं। यहाँ तो इतनी विविधता है कि समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो चलिए समुद्र के किनारे से शुरू करते हैं, भारत की लैगून झीलों से। और सबसे पहला नाम आता है ओडिशा की चिल्का झील का। एक मिनट, लेगून का ठीक ठीक मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, लैगून एक ऐसी झील होती है जो समुद्र के किनारे होती है, लेकिन जमीन के एक पतले हिस्से या रेत की दीवार से समुद्र से लगभग अलग हो जाती है। अच्छा, तो इसका पानी खारा होता है? हाँ, इसका पानी खारा होता है क्योंकि समुद्र का पानी इसमें आता जाता रहता है। चिल्का सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि एक अनोखा इकोसिस्टम है। ये तूफानों के खिलाफ एक तरह से प्राकृतिक दीवार का काम करती है, और यहाँ का खारा मीठा पानी ही इसे झींगा मछली, मतलब प्रॉन, के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। मतलब ये सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत जरूरी भी है। इसी तरह की एक और झील है पुलिकट, जो 2 राज्यों की सीमा पर है। हाँ, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में फैली है। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है, और इसकी एक और खास बात है श्रीहरिकोटा द्वीप, जो इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा, जहां से हमारे रॉकेट लॉन्च होते हैं। बिल्कुल वही। तो एक तरफ प्रकृति है और दूसरी तरफ विज्ञान। और केरला की वेम्बनाड झील भी तो एक लगूनी है ना? हाँ, वेम्बनाड केरल की सबसे लंबी झील है और यहाँ के प्रसिद्ध बैकवाटर्स का एक अहम हिस्सा है। इसी झील के वेलिंगटन द्वीप पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं, जिन्हें देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। तटीय इलाकों से अब हम उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं। यहाँ लोकटक झील का जिक्र है, जिसके बारे में कुछ बहुत ही अनोखी बातें लिखी हैं। तैरते हुए द्वीप, ये क्या है? हाँ, ये सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है, पर ये सच है।
मणिपुर की लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसकी सतह पर वनस्पति और मिट्टी से बने बड़े बड़े हिस्से तैरते रहते हैं। तैरते रहते हैं? जी हाँ, इन्हें स्थानीय भाषा में फुंडी कहा जाता है। ये फुंडी इतने बड़े और मजबूत होते हैं कि इन पर लोग घर बनाकर रहते हैं। क्या सच में? तैरते हुए द्वीपों पर घर? जी हाँ, और सिर्फ घर ही नहीं, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबल लामजाओ भी इसी झील पर है। ये तो अविश्वसनीय है। और ये संगाई हिरण का आखिरी घर है, जो एक विलुप्त प्राय प्रजाति है। वाह! तो लोकटक झील सिर्फ एक झील नहीं बल्कि मणिपुर की जीवन रेखा है। ये तो वाकई कमाल है। अब एक ऐसी झील की बात करते हैं जिसकी कहानी सीधे अंतरिक्ष से जुड़ी है। महाराष्ट्र की लोनार झील। यहाँ लिखा है कि ये ज्वालामुखी से बनी है, पर मैंने कुछ और भी सुना है। हाँ, यहाँ जानकारी को सही करना जरूरी है। लोनार झील की कहानी किसी भी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। ये ज्वालामुखी से नहीं बल्कि आज से करीब 50,000 साल पहले आसमान से गिरे एक उल्कापिंड के टकराने से बनी है। उल्कापिंड से? हाँ, ये धरती पर बेसाल्टिक चट्टान में बना अपनी तरह का इकलौता गड्ढा है। हाँ। आज भी वैज्ञानिक इस झील की मिट्टी और पानी का अध्ययन मंगल ग्रह के वातावरण को समझने के लिए करते हैं। वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। अब ऊंचे पहाड़ों की तरफ चलते हैं। यहाँ एक रहस्यमयी झील का जिक्र है, रूपकुंड झील। रूपकुंड झील उत्तराखंड में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसे कंकाल झील भी कहते हैं। कंकाल झील? हाँ, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो इसके किनारों और पानी में सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देते हैं। सालों तक ये एक रहस्य था कि ये लोग कौन थे और यहाँ कैसे मरे। तो क्या पता चला? बाद में रिसर्च से पता चला कि ये कंकाल अलग-अलग समय के हैं। कुछ तो 1200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और ये लोग किसी एक घटना में नहीं बल्कि अलग-अलग समय पर यहाँ आए थे। और भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? दी गई जानकारी के अनुसार वो उत्तरी सिक्किम में स्थित चो लामू झील है, लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर। 18,000 फीट? हाँ, यहाँ पहुंचना भी एक चुनौती है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तीस्ता नदी का उद्गम भी इसी झील के पास से होता है। पहाड़ों की बर्फीली झीलों से उतरकर अगर हम राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की तरफ चलें तो यहाँ झीलों का रूप और मकसद बिल्कुल बदल जाता होगा। बिल्कुल, यहाँ खारे पानी की झीलों की बात होती है और जब भारत में नमक की बात होती है तो राजस्थान की सांभर झील का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, सांभर झील। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय, मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरी खारे पानी की झील है। ये देश के नमक उत्पादन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और पंचपदरा झील, वो भी यही है? हाँ, वो बाड़मेर में है। लेकिन उसके बारे में एक चिंता की बात यह है कि कम बारिश और प्रदूषण की वजह से यहाँ से नमक निकालना अब मुश्किल होता जा रहा है। मतलब ये झीलें सिर्फ पर्यटन या प्रकृति के लिए ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत जरूरी हैं। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण झीलों पर भी नजर डाल लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। कश्मीर की झीलें। हाँ, कश्मीर की झीलें तो अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। जैसे डल झील और वुलर झील। बिल्कुल, डल झील को तो श्रीनगर का गहना कहते हैं और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये टेक्टोनिक गतिविधि, मतलब धरती की प्लेटों में हलचल से बनी है। और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, जो कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच एक विशाल मीठे पानी का स्रोत है। और केरल में पेरियार झील है, जो एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब इंसानों की बनाई हुई? हाँ, पेरियार नदी पर बांध बनाने से बनी है। और एक और महत्वपूर्ण झील है अष्टमुडी, जिसका नाम उसकी 8 शाखाओं के कारण पड़ा है। उसे रामसर साइट का दर्जा मिला है। रामसर साइट? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि यह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि, मतलब वेटलैंड है, जिसे बचाना पूरी दुनिया के लिए जरूरी माना जाता है। ये वो जगह होती हैं जो पानी को प्राकृतिक रूप से साफ करती हैं और प्रवासी पक्षियों को पनाह देती हैं। बहुत खूब। सूची में कुछ और नाम भी हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में सूरजताल और रेणुका झील, उत्तराखंड में सत्ताल और भीमताल। हाँ, सूरजताल भी एक बहुत ऊंचाई पर स्थित झील है। रेणुका झील अपनी धार्मिक मान्यता और पास में बने चिड़ियाघर के लिए जानी जाती है। सत्ताल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 7 झीलों का एक समूह है। और भीमताल एक मशहूर पर्यटन स्थल है। और मैदानी इलाकों की कुछ और झीलें भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की फुलहर झील, असम की चपनाला झील
और हरियाणा का सूरजकुंड? सही है। फुलहर झील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से गोमती नदी निकलती है। सूरजकुंड अपने वार्षिक हस्तशिल्प मेले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश में तवा बोहर झील है, जो नर्मदा पर बने बांध से बना एक बड़ा जलाशय है। एक और नाम है, चम्ब्रमबक्कम झील। हाँ, वो चेन्नई के पास है। शहर के लिए पानी का एक बड़ा स्रोत है और जहाँ से अड्यार नदी निकलती है। तो हमने झरनों की गर्जना से लेकर झीलों की शांति तक का एक लंबा सफर तय किया। इन सभी जानकारियों को एक साथ देखें तो क्या समझ आता है? ये सिर्फ नामों की एक सूची से कहीं ज्यादा है ना? सच में ये भारत की भूविज्ञानिक और पारिस्थितिक विविधता की एक गहरी झलक है। हमने देखा कि कोई झील उल्कापिंड के टकराने से बनी, तो कोई जमीन की हलचल से, कुछ समुद्र और जमीन के मिलन से बनी, तो कुछ इंसानों ने अपनी जरूरतों के लिए बनाई। बिल्कुल, हर एक जल निकाय की अपनी एक अलग कहानी है। हाँ, चाहे वो झरना हो या झील, अपने आप में एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है और अपने क्षेत्र के लिए एक जीवन रेखा है, जो पानी, आजीविका और जैव विविधता को सहारा देता है। बिल्कुल, और जैसा कि हमने देखा, कुछ झीलें टेक्टोनिक गतिविधियों से बनी हैं, कुछ उल्कापिंड से और बहुत सी इंसानों द्वारा बनाए गए बांधों से। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगली सदी में भारत की झीलों और झरनों का नक्शा कैसा होगा, जब जलवायु परिवर्तन और हमारा विकास इस पूरे परिदृश्य को एक नया आकार दे रहे होंगे। ये एक सोचने वाली बात है।